हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है और ये सीरीज जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। इसके पहले इसका ऑलरेडी एक वीडियो लिया जा चुका है, तो जिसने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उस पर भी डिस्कशन किए गए हैं, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, आपको सेम उसी लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे जिस लेवल के क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा के जाओगे तो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ये बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। और जो भी अभी तक चैनल पे नहीं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज भी अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है। और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है और A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको इसमें प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। यदि किसी भाषा में रिपेयर को ERA के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो रिजल्ट को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। रिपेयर को इस तरह से लिखा जाता है तो रिजल्ट को कैसे लिखा जाएगा। रिपेयर को आप लोग लिख लो पहले, REPAIR, ये हमने लिख लिया रिपेयर को। इसका जो कोडबद्ध किया गया इसको भी आप लोग लिख लो, ERAPRI, इसको भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे देखने से समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो दो की पेयरिंग बना ली गई है। दो दो की पेयरिंग बनाने के बाद क्या किया गया है कि इसको आगे पीछे अरेंज कर दिया, यानी कि E की जगह पे R को और R की जगह पे E को रख दिया। उसी तरह से यहाँ पे भी किया गया, A को आगे कर दिया गया, P को पीछे कर दिया। फिर उसी तरह से IR में भी किया गया, I को पीछे और R को आगे कर दिया। तो बस इसका कोड बन गया। उसी तरह से आपको रिजल्ट में भी करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग रिजल्ट में भी इसी तरह कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट में कैसे करना है, दो दो का आप पेयर बना लो, RESU और LT का हमने बना लिया पेयर। अब देखिए इसमें क्या करना है, E को आगे करना है, R को पीछे, फिर उसके बाद U को आगे, S को पीछे, फिर उसके बाद T को आगे और L को पीछे। तो ये आपका बन गया रिजल्ट का कोड। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या दिया है, 2, 7, 28, 63, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, उसके बाद 215 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा वही आपको निकालना है। इसके लिए हमें देखना होगा कि 2 के बाद 7 कैसे आया, 7 के बाद 28 कैसे आया, 28 के बाद 63 कैसे आया। तो वही ट्रिक उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए 2 कैसे आ रहा है यहाँ पे, पहले इसको समझिए, फिर उसके बाद 7 कैसे आ रहा है इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो 2 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, समझ में आया। 1 के क्यूब प्लस 1 को हमने लिख लिया 2। उसके बाद 7 क्या है, तो 7 है 2 का क्यूब माइनस 1। इतना क्लियर हुआ। 7 क्या है, 2 का क्यूब माइनस 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 8 में से 1 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद 28 देखिए कैसे आया है, तो ये है 3 का क्यूब प्लस 1। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 में 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो एक में प्लस किया 1, फिर उसके बाद दूसरे वाले में 1 को माइनस किया, फिर उसके बाद इसमें प्लस किया। अब इसके बाद जो तीसरा आएगा उसमें भी हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए तीसरा क्या लिखा है, यानी कि 63 लिखा हुआ है 4 का क्यूब माइनस 1, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है, 64। इसमें से 1 को हमने घटा दिया। अब उसके बाद जो पाँचवा आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि एक तो -1 हो गया, उसके बाद दूसरा वाला जो आएगा वो +1 होगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और उसमें हमें ऐड कर देना है 1 को, यानी कि आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 126, और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। इसके बाद का भी आप लोग चेक कर लो। तो इसके बाद का क्या लिखा है, 215 है, जो कि क्या हो जाएगा, 6 के क्यूब में से 1 को माइनस कर देंगे। तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, इसमें से 1 घटा देंगे तो 215 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, जिस प्रकार आंध्र प्रदेश का संबंध ब्लैक बक से है उसी प्रकार बिहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें रिलेशन किस प्रकार दिया गया है, आप लोग इसको समझ लो, उसके बाद तो बिहार का भी हम लोग निकाल लेंगे। तो आंध्र प्रदेश का आपको यहाँ पे दिया है राजकीय पशु, जो कि होता है काला हिरन, यानी कि ब्लैक बग। उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का जो राजकीय पशु होता है वो होता है गौरी गाय,
यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार का संबंध किससे है? गौर से है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी थर्ड से थोड़ा मिलता जुलता है, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो जिस प्रकार पुस्तक का संबंध जो है वो लेखक से, उसी प्रकार आपको फाइंड आउट करना है कि सिनेमा का संबंध किससे है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा बताइए? पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जिस प्रकार लेखक पुस्तक की रचना करता है, तो उसी प्रकार निर्देशक जो होता है वो किसकी रचना करता है? तो वो सिनेमा की रचना करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको पढ़िए। क्या है? निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस पे आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर दें। निर्देश क्या है? तो ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि ये एक सर्कल है और इसमें केंद्र की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। कौन? तो ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको निर्देश क्या दिया है? एफ ई के बगल में नहीं है। तो जब भी आप एफ और ई को बैठाओगे तो ध्यान देना कभी वो दोनों बगल में नहीं आने चाहिए। ए डी के तुरंत दाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया था वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर फेस करके बैठे हैं। इससे आप लोगों को एक चीज़ पता चल जाएगी कि उसका दायां किधर है और उसका बायां किधर है। यानी कि इसका जो राइट होगा वो इधर होगा और इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा? तो लेफ्ट इसका यहाँ पे होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए डी के तुरंत दाएं हैं, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे डी को बैठाया, तो डी के जो दाएं पे होगा, डी के दाएं पे तुरंत क्या होगा? तो डी के दाएं पे तुरंत हो जाएगा ए। इसको हमने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़िए। बी एफ के बाएं दूसरी है। अभी इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को पढ़ते हैं। ए जी के बाएं तीसरी है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 इस स्थान पे हमें बैठा देना है जी पे। जब इस स्थान पे हम लोग जी को बैठा देंगे तभी तो देखिए तीसरे स्थान पे बाएं पे कौन आएगा? तो ए आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग पहुँचते हैं जिसको हमने स्किप किया था उस पर। बी एफ के बाएं दूसरी है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने जी के बगल में बैठा दिया एफ को, और बी को क्या बोला है कि एफ के बाएं दूसरी है। तो यहाँ पे एक हो गया जी, और उसके बाद जो दूसरी स्थान है यहाँ पे हमें बैठा देना है बी को। ओके, अब इसके बाद देखिए 2 स्पेस आपके पास बची है। अब इन दोनों में क्या क्या भरा जाएगा ये आप लोग डिसाइड करो। ये आप कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि ई जो है वो एफ के बगल में नहीं आना चाहिए, तो एक चीज़ जो बचा है उसको हमें यहाँ पे भर देना है, जो कि बचा है सी, और ई को हमने यहाँ पे बैठा दिया। तो ये रहा आपका पूरा अरेंजमेंट। क्लियर आ रहा है समझ में? नहीं क्लियर आ रहा? देखिए हम आपको एक बार फिर से बना देते हैं इसको। तो ये आपका पूरा अरेंजमेंट है, जहाँ पे सबसे पहले इधर क्या है? डी है, इधर ए है, उसके बाद 3 जगह छोड़ करके ये जी बैठा हुआ था, जी के बाद फिर एफ बैठा, और एफ के बाद ई नहीं आएगा इसलिए हमने यहाँ पे सी को बैठा दिया था। अब उसके बाद बोला था कि एफ के दूसरे बाएं पे बी है, तो हमने इसको यहाँ पे बैठा ला, और उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अरेंजमेंट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन को देख लीजिए। 5 देखिए क्या है? निम्नलिखित व्यक्तियों के जोड़ियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है? यहाँ पे आपको ऑप्शन में और करके देना था, वो नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं फिल कर दे रही हूँ, इसको बताते हैं आपको क्या आएगा। ओके, तो जो इसके ऑप्शन करेक्ट थे वो आपको हमने लिख दिया है, उसके बाद हमने डायग्राम भी बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, जिससे कि आप लोग इजीली समझ पाओ। तो निम्नलिखित व्यक्तियों के जोड़ियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है? यानी कि एफ के तुरंत बाएं क्या ए है? तो एफ के तुरंत बाएं ए नहीं है, जी है। उसके बाद बी के तुरंत बाएं सी है, तो बी के तुरंत बाएं ई है। सी के तुरंत बाद कौन है? तो सी के तुरंत बाद देखिए एफ बैठा है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ और सी, ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सी के तुरंत बाद कौन बैठा है? तो सी के तुरंत बाएं पे एफ बैठा है, यही आपसे पूछा गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? डी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो इसका आंसर आप लोग देख लो, डी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? तो ये बैठा है एफ, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि विंड को 5273 और रिवर को 62981 कोडित किया जाता है तो विनर का कोड क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको इन दोनों के कोड दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है कि विनर का कोड क्या होगा। तो देखिए डब्ल्यू का कोड क्या दिया है? 5 दिया है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया डब्ल्यू का कोड जो है वो 5 आ गया। उसी के बाद आपको आई का कोड देखना है, तो आई का कोड जो है वो है 2। ठीक है, यहाँ से हमको मिल गया। फिर एन का कोड देखिए, तो एन का कोड हमको यहाँ से मिल गया 7, तो हमने एन की जगह पे लिख दिया 7, और एन कितनी बार है? तो 2 बार है। उसके बाद ई का कोड फाइंड आउट करिए क्या है? तो ई का कोड के लिए हमें जाना पड़ेगा रिवर पे, जो कि क्या है? तो जो कि है 8। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। अब उसके बाद आर का कोड देखिए कैसे निकालोगे? तो आर का कोड आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, एक मिल रहा है 6 और एक मिल रहा है 1। तो आपको ऑप्शन में देख लेना है, आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है या 1 मिल रहा है? तो ऑप्शन में आपको 1 मिल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे 1 करके आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर देना है। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 527781 ये किसका कोड आएगा? तो ये विनर का कोड आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जाने से पहले देखिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 60 विद्यार्थियों के समूह में 25 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 24 विद्यार्थी वॉलीबॉल को खेलते हैं। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 9 विद्यार्थी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं तथा 12 विद्यार्थी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। और उसके बाद क्या दिया है कि 5 ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायग्राम को नहीं बना पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, इसलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे और उसके बाद क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पे शो होगा। तो देखिए ये हमने मान लिया कि ये क्रिकेट वाले हैं, ये हो गए फुटबॉल वाले और ये हो गए तीनों वाले। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे बीच में 5 भरा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो ये है क्रिकेट का, ये है फुटबॉल का और ये वाला किसका है? तो ये है वॉलीबॉल का। ठीक है, तो 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यहाँ पे 5 ऑलरेडी भरा जा चुका है, तो यहाँ पे भी हमको 5 भर देना है। अब उसके बाद दूसरे पे आते हैं। 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो 5 यहाँ पे भर दिए हैं, यहाँ पे आपको 4 भर लेना है। ओके, फिर तीसरे पे आते हैं। देखिए 12 ऐसे हैं जो वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे 5 आपका ऑलरेडी भरा जा चुका है, तो फुटबॉल और वॉलीबॉल में कितने आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे 7, यानी कि आपको 12 में से 5 माइनस कर देना, तो आपका आ जाएगा 7। अब उसके बाद टोटल वाले में भर लो, तो टोटल वाले में भरोगे तो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। ये कैसे आ रहा है? तो इसको समझ लीजिए। टोटल 25 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो 5 और 4 ऑलरेडी फिल किए जा चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? तो 11 बचेंगे। उसी तरह से टोटल 30 लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो 5 और 7 यहाँ पे फिल किए जा चुके हैं, तो यहाँ पे 13 भर दिया हमने। और उसके बाद इसी तरह से वॉलीबॉल में कर दिया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पूरा आपका फिल हो चुका है। ठीक है, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल 2 खेल खेलते हैं? तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं? यहाँ से मिल रहा है 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, तो 5 + 4 9 हो गया और 9 और 7 कितना हो गया? तो ये हो गया 16, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? तो आपको इसमें क्या करना है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको पता है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो 7 हैं, और जितने खेल खेल रहे हैं यानी कि जितने सब हैं यहाँ पे नंबर 11, 5, 13, 4, 7, 8, इन सबको आपको ऐड कर लेना है। तो इन सबको आपको ऐड करोगे तो आएगा 53। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी में से हमने माइनस कर दिया 53 को, जो कि खेल खेल रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 7, यानी कि 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ कथन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें वेन डायग्राम बनाना है और उसे सॉल्व करके बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए बना लेते हैं। सभी तार पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे हमने किया तार, और सभी तार क्या हैं? तो ये हैं पुस्तकें, तो इसको हमें डाल देना है बुक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है? सभी प्लेट्स पुस्तकें हैं, तो प्लेट्स को भी हमें पुस्तकों के अंदर ही डाल देना है। उसके बाद देखिए कुछ वॉलेट्स प्लेट्स हैं, तो कुछ वॉलेट्स ऐसे हैं जो क्या हैं? प्लेट्स हैं, यानी कि कुछ वॉलेट्स प्लेट्स भी हो गए। इतना क्लियर हो पाया? अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि निष्कर्ष कौन से सही हैं। तो यहाँ पे बोला है कुछ तार प्लेट्स हैं, क्या आपको तार और प्लेट के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये वाला निष्कर्ष सही नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुछ पुस्तकें तार हैं, तो जब पूरी की पूरी जो तार है वो पुस्तकों के अंदर है, तो कुछ पुस्तकें तार हो सकती हैं, यानी कि ये वाला निष्कर्ष आपका सही होगा। इसके बाद थर्ड को देखिए क्या है? कुछ पुस्तकें वॉलेट्स हैं, तो जब पूरी की पूरी ये देखिए यहाँ पे प्लेट्स हैं, ये बुक के अंदर हैं, तो यानी कि कुछ तो इसमें होंगी ही, और ये दोनों में कॉमन है, तो आपका ये वाला भी थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो कि वॉलेट्स हैं, तो आपका निष्कर्ष थर्ड भी करेक्ट होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे, देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुछ केवल निष्कर्ष 2 और 3 जो हैं वो सही निकलते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आपको इसको एक्स्ट्रा ध्यान लगा के करना होगा, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन सही हो सके। देखिए कल ही किसी एक का कमेंट था, हमने बताया था कि सभी बी क्या है? ए हैं। अगर सभी बी ए हैं तो आपका कमेंट था कि क्या सभी ए भी बी हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, सभी ए बी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ए जो है वो बी हो सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए इसके अंदर अगर सी आ गया, सभी ए बी हो जाएंगे, तो सी के अंदर क्या होगा? ठीक है ना, इसलिए कुछ ए बी होंगे, कुछ ए सी हो सकते हैं। सभी बी ए हैं और सभी सी ए हैं, इसको आप लोग मानो, पर उल्टा यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो सभी ए बी नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा गया है। एक तस्वीर की ओर देखते हुए रमेश ने कहा कि वह राहुल है, मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है। ठीक है, तो रमेश ने क्या कहा कि वह राहुल है जो कि मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा, भाई के पुत्र के इकलौते चाचा यानी कि स्वयं वही हो गया। ठीक है, स्वयं रमेश हो गया। अब रमेश की पत्नी का भाई क्या होगा, तो रमेश की पत्नी का जो भाई है वो हो जाएगा साला, यानी कि रमेश और राहुल के बीच में क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा साला, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो इसके स्थान पे भरने के लिए आपको सबसे पहले पता करना है कि 0 और ये 1 कैसे भरा गया है इन सब का यूज़ करके। जैसे ही आप इसको पता कर लोगे तो आपका थर्ड वाला जो क्वेश्चन मार्क है वो अपने आप फिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 कैसे आ रहा है, आपको इस दोनों नंबर का करना है एडिशन। क्या करना है, 5 और 6 का करना है एडिशन, यानी कि 5 और 6 को जोड़िए कितना आएगा, 11 आएगा। और इन दोनों नंबर का आपको कर देना है एडिशन 7 और 4 का, तो 7 और 4 को भी ऐड करोगी तो 11 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो और दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 11 में से 11 घट जाएगा और आपका आएगा 0, यानी कि जो कि यहाँ पे भरा गया है। अब इसी तरह हम लोग चेक करते हैं सेकेंड वाले में क्या अप्लाई हो रहा है ये चीज़। 7 और 6 को ऐड करिए, 7 और 6 को ऐड करने पे आएगा 13। उसके बाद 8 और 4 को ऐड करिए, 8 और 4 को ऐड करने पे आएगा 12, और इन दोनों का आपको डिफरेंस ले लेना है जो कि आ रहा है 1, और यहाँ पे 1 ही भरा गया है। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है इसमें, इन दोनों को ऐड करके फिर इन दोनों को भी ऐड करके और सबके बीच में डिफरेंस ले रहे हैं। 11 में 2 को ऐड करना है, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर 0 में 2 को ऐड करना है, कितना आया, 2 आया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है जो कि आएगा 11। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया है, एक कथन है और उसके कुछ निष्कर्ष दिए जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। कथन क्या है, औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले यूरोप में आरंभ हुई थी उसने आधुनिक युग की शुरुआत की थी। तो इसका निष्कर्ष क्या है, देखिए, धनी और निर्धन के बीच समानता के फलस्वरूप क्रांति हुई थी। उसके बाद क्रांति समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पे कथन से आपको धनी और निष्कर्ष निर्धन के बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, तो आपका पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा और आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ओनली निष्कर्ष 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं आंसर में। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि केवल निष्कर्ष जो दूसरा है वही पालन करता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि 2 गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदलें और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करें। यानी कि आपको कोई 2 साइन चेंज करना है जिससे कि इस पूरे का जो सॉल्यूशन है वो 0 के बराबर आ जाए। तो देखिए क्या है यहाँ पे, 16 माइनस 24 मल्टीप्लाई में 2 लगा है, बस आपको यहीं पे चेंज करना है, इसकी जगह पे आपको भाग करना है और उसके बाद 2 के स्थान पे यहाँ पे जो डिवाइड है इसके स्थान पे आपको मल्टीप्लाई लगा देना है। तो इन दोनों का साइन आप आपस में चेंज कर दोगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए करके देख लेते हैं हम लोग। 16 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में है 10 और प्लस हो जाएगा 104। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले डिवीज़न होगा, इसलिए इसको हम इससे डिवाइड कर लेंगे। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 10 प्लस हो गया 104 के। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो अब मल्टीप्लाई बचा है तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। 16 माइनस में 120 प्लस हो जाएगा 104। तो आपको क्या करना है, 16 और 104 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 120, और माइनस हमने कर दिया 120, यानी कि आपका आ गया 0। तो इन दोनों के चेंज हम साइन कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गलत समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुणा और भाग का जो साइन है वही आपस में हमें चेंज करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा। प्रश्न चिन्ह देखिए क्या है, ये है, तो इसके स्थान पे क्या भरा जाएगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि ये वाला नंबर कैसे आया और ये वाला नंबर कैसे आया। तो देखिए क्या है, B3 D3 F6 है, तो हमें क्या करना है, B है, B के बाद क्या आ रहा है, देखिए B के बाद आ रहा है D, इसके बाद क्या आ रहा है, तो इसके बाद आ रहा है F। यानी कि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि B के बाद जो C है, बीच वाले को हम लोग स्किप करते जाएंगे तो अपने आप एक एक नंबर आता जाएगा। तो B के बाद C को स्किप किया, D आया, D के बाद E को स्किप किया, F आ गया। उसी तरह से देखिए क्या इसमें हो रहा है, N के बाद हमने किसको स्किप किया, M N O, O को स्किप किया तो P आ गया,
फिर किसको स्किप किया, क्यू को स्किप किया तो आर आ गया। तो ये चीज़ आपकी अप्लाई हो रही है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा इसको समझ लीजिए। एच के बाद देखिए आई को स्किप किए, जे आ गया। जे के बाद के को स्किप करेंगे तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका एल। इतना कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आपका एल भरा जाएगा, एल भरा जाएगा, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब इसके नीचे नंबर क्या लगेगा इसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर जो है वो 6 लगा हुआ है। कैसे आया है 6, 3 और 3 को जोड़ दिया 6 आ गया। यहाँ पे देखिए 16 है तो 9 और 7 को जोड़ दिया 16 आ गया। उसी तरह से आपको यहाँ पे भी नंबर लाना है तो 5 और 6 को ऐड कर दोगे आपका आ जाएगा 11। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, L11 भरा जाएगा। ओके, तो आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा L11, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको टॉप 15 क्वेश्चन आज के कैसे लगे कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।